देखिए, ये आरआरबी, एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का सिलेबस है। इसमें आप देखेंगे भारत में परिवहन प्रणाली करके जो सामान्य जागरूकता में ये आपका चैप्टर दे रखा है, भारत में परिवहन प्रणाली। और देखते हैं इनसे एनटीपीसी में कौन से सवाल पूछे गए हैं। जो अभी एग्जाम चल रहे हैं ना, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। ये सभी सवाल पूछे गए जो अपन इस वीडियो में बात करेंगे। वो एनटीपीसी ग्रेजुएट एग्जाम जो 47 सेट में हुआ है ना आपका, उसमें पूछे गए सारे सवाल हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम परिवहन प्रणालियों से। वेरी इंपॉर्टेंट है आगामी रेलवे एग्जाम्स के लिए, तो एंड तक बने रहिए। बाकी आप नेक्स्ट ग्रुप डी हो गया, एएलपी टेक्नीशियन जैसे रेलवे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो मॉक टेस्ट लगाना बेहद आवश्यक है। इससे तो आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर लो, क्योंकि एक ही पास प्रो में इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक जगह पर आपको मिल जाएंगे। एक बार प्राइस आपने पे कर दी। ध्यान देना, इसमें कूपन कोड टीटीजी के यूज़ कर लेना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा 12% का। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी पास प्रो मैक्स लेते हो इसमें आपको स्टडी नोट्स भी मिल जाते हैं। और प्रीवियस ईयर के पेपर जो 2024 में रेलवे के एग्जाम हो चुके हैं उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, जीके के अलग है, मैथ्स के, रीजनिंग के जो रेलवे के अब तक एग्जाम्स हुए हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर सकते हो टीटीजी के कूपन कोड। तो ये सारे 1900 क्वेश्चन जो एनटीपीसी ग्रेजुएट 47 सेट में पूछे गए हैं, इसको हमने एनटीपीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग वर्गीकृत किए हैं। और ये आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हो प्रत्येक चैप्टर के। और इसमें आपका जो भारत में परिवहन प्रणाली है 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। काफ़ी कैंडिडेट कहते हैं जिन्होंने ई बुक ली है कि क्लिक हियर नहीं हो रहा है, तो इस पीडीएफ को आप जोडो ऐप में ओपन करो, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ हमारी वेबसाइट से, ऐप से भी कर सकते हो। चलिए यहाँ पर देखते हैं एक एक करके सारे सवाल। पहला सवाल है, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत कितने राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास करने की घोषणा की गई है। तो टोटल एक 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 यानी 111 राष्ट्रीय जलमार्गों की विकास की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय जलमार्ग एक्ट, ध्यान देना, 2016 का है। इससे पहले जलमार्ग प्राधिकरण एक्ट था 1985 का। और यहाँ आप देखेंगे 2016 के एक्ट में तो टोटल 111, जिसमें नदियाँ, नहर, अन्य जल निकाय को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किया गया है। देखिए, 5 तो पहले ही थे राष्ट्रीय जलमार्ग। इसमें 106 नए जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया है। 5 1986 से 2014 के बीच में थे। इस प्रकार कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग यहाँ पर अधिसूचित हो चुके हैं। डिटेल में नीचे अपन बात करेंगे कौन कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सी नदी पर है, कितने किलोमीटर है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में नागरिक उड्डयन अवसंरचना को कौन सा प्राधिकरण विनियमित करता है। नागरिक उड्डयन अवसंरचना है तो ये आपका प्राधिकरण है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। करेक्ट आंसर हो जाएगा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। तो भारत में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय नागरिक उड्डयन अवसंरचना और सेवाओं को विनियमित करने वाला प्राथमिक प्राधिकरण है, जिसे आप कहते हो शॉर्ट में डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्य करता है और हवाई सुरक्षा, विमान संचालन, हवाई अड्डों के मानक, उड्डयन नियमों के अनुपालन को ये सुनिश्चित करता है। ये विमान एक्ट 1934 और विमान नियम 1937 के तहत कार्य करता है। अगला, वित्तीय वर्ष 2024-25 तक भारत में कितने नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो टोटल 22, 2024-25 है ना, इसमें 22 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का लक्ष्य। देखिए, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है ना, इसकी शुरुआत एक तरीके से नए सिरे से की जाती है। पहले कोई भी रोड नहीं हो और ये घुमावदार, इसमें घुमाव मोड़ कम होते हैं, सीधी सड़क होती है। खेतों के जो ग्रीन हरे भरे खेत हैं उनके बीच से निकाली जाती है एक्सप्रेसवे, नई सड़क। तो इस प्रकार से 22 नई एक्सप्रेसवे हैं वो बनाए जा रहे हैं जहाँ पर पहले कोई भी सड़क नहीं हो। इस प्रकार के होते हैं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। जैसे यहाँ पर दिल्ली वडोदरा हो गया, नागपुर विजयवाड़ा हो गया। इसमें आप नीचे में बताता हूँ, जैसे वित्तीय वर्ष 2024-25 में एनएचएआई ने 2024-25 में 5614 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया, जो निर्धारित लक्ष्य 5150 किलोमीटर से अधिक है। इसमें ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी शामिल है। ये कुछ आप एक्सप्रेसवेज देख सकते हो, दिल्ली मुंबई, बेंगलुरु चेन्नई, अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे है, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। अगला सवाल ट्रांसपोर्ट का, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अनुमानित पूंजीगत व्यय कितना था। पूंजीगत व्यय आपके सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का 24-25 में ये आपका हो जाएगा 2.72 लाख करोड़ का। 2.72 लाख करोड़ का ये आपका पूंजीगत एक्सपेंडिचर व्यय हो जाएगा वित्तीय वर्ष 2024-25 में सड़क परिवहन। नेक्स्ट यहाँ पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण
कहाँ पर यातायात की भीड़ भाड़ कम करने के लिए किया गया। ये शहर से न निकाल कर सीधा निकाला जाता है जहाँ पर शहर नहीं हो बीच में, तो ये आपका दिल्ली हो जाएगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण दिल्ली में यातायात की भीड़ भाड़ कम करने के लिए किया गया है। एक्सप्रेस पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दिल्ली करेक्ट हो जाएगा, जो कि कुंडली से गाजियाबाद और फरीदाबाद होते हुए पलवल तक जाता है, जिसमें भारी वाहनों को दिल्ली शहर के भीतर प्रवेश नहीं करना पड़ता है। इस प्रकार 30% तक कटौती होती है भीड़ भाड़ की। तो इसका निर्माण 11,000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया ताकि फरीदाबाद गाजियाबाद गलियारा में यातायात को दिल्ली से हटाया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर भारत में प्रति टन किलोमीटर ऊर्जा खपत के संबंध में कौन सी परिवहन प्रणाली सर्वाधिक कुशल है। प्रति टन किलोमीटर ऊर्जा खपत, तो जलमार्ग सबसे सस्ता पड़ता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंतर्देशीय जलमार्ग आपको करेक्ट करना है। कैसे होता है, देखिए अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन में प्रति टन किलोमीटर ऊर्जा खपत सबसे कम है, क्योंकि जलयान कम ईंधन कम फ्यूल के साथ बड़ी मात्रा में माल लंबी दूरी तक लेकर जाते हैं। जल का घर्षण कम होने के कारण ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। इसमें से सर ऑप्शन देखेंगे तो वायु परिवहन सबसे अधिक ऊर्जा खपत करता है, क्योंकि विमानों को उड़ाने के लिए भारी मात्रा में ईंधन चाहिए। सड़क परिवहन जैसे ट्रक, रेल और जलमार्ग की तुलना में कम कुशल हैं। तो रेल और जलमार्ग, जलमार्ग के बाद रेल मार्ग भी अच्छा कुशल यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का माध्यम हो जाएगा। उसके बाद सड़क आता है और वायु मार्ग तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा खपत करता है। ये ऊर्जा खपत के आप आंकड़े देख सकते हो प्रति टन किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर मैं इनलैंड वाटरवेज की बात करूँ, जैसे कि शुरुआत में ही था कि 111 राष्ट्रीय जलमार्ग यहाँ पर विकसित किए जा रहे हैं। तो ये जो 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 20,275 किलोमीटर है। ध्यान देना, 20,275.5 किलोमीटर ये 111 राष्ट्रीय जलमार्ग। अब इनमें से आप देखेंगे कुल नौगम्य जलमार्गों की लंबाई यहाँ पर है 14,500 किलोमीटर, जहाँ पर नावें जा सकती है, जिसमें से लगभग 5200 किलोमीटर नदियाँ हैं और 4,000 किलोमीटर नहरें यांत्रिक नौकाओं द्वारा उपयोग की जा सकती है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्गों की बात करें तो 5 तो पहले ही थे और 106 ये। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय जलमार्ग 1 फर्स्ट, NW नेशनल वाटरवे फर्स्ट। ये दोस्तों गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर कहाँ से कहाँ तक है, हल्दिया से प्रयागराज। हल्दिया आपके पश्चिम बंगाल, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। कुल लंबाई राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट की है 1620 किलोमीटर है। सवाल कहाँ से कहाँ कैसे पूछा जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक है, तो आप कहेंगे हल्दिया से प्रयागराज। लंबाई पूछेंगे, आप कहेंगे 1620। कौन सी नदियों से होता हुआ ये जलमार्ग जा रहा है, गंगा भागीरथ हुगली हो जाएगा। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। तो पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करता है, हल्दिया से प्रयागराज तक आपका हो जाएगा। और इसमें आप देख सकते हो कार्यरत विश्व बैंक के सहयोग से ये जलमार्ग विकसित है। अब नेक्स्ट आपके राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात करें, ऊपर तो आपकी 3 नदियाँ थी फर्स्ट वाले में, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 केवल एक ही नदी ब्रह्मपुत्र नदी से है। कहाँ से कहाँ तक है, सदिया से धुबरी असम तक। सदिया से धुबरी असम तक लंबाई यहाँ पर देखेंगे 891 किलोमीटर। नदी ब्रह्मपुत्र है। उत्तर पूर्व भारत में माल ढुलाई का प्रमुख जलमार्ग, असम में व्यापार वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि जोगीघोपा में IWT टर्मिनल के साथ भूटान और बांग्लादेश के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। अब बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की, ये दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है, कोटायम से कोलम केरल की बात हो रही है, चंपाकारा और उद्योग मंडल नहरों के साथ ये जुड़ा हुआ है। लंबाई बात करें 205 किलोमीटर है। इसमें आपके पश्चिमी तट नहर, चंपाकारा नहर, उद्योग मंडल नहर शामिल है और ये आपके कोट्टायम से कोलम को कनेक्ट करता है। केरल के बैकवाटर में स्थित ये जलमार्ग पर्यटन और माल ढुलाई दोनों के लिए उपयोगी है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की बात करें कौन सी नदियों पर है, तो इसमें गोदावरी, कृष्णा नदी और नहरें शामिल हैं। काकीनाडा से पुदुचेरी के बीच में इसमें आपकी गोदावरी नदी जो कि भद्राचलम राजमुंद्री तक, कृष्णा नदी विजयवाड़ा वजीराबाद तक और नहरें काकीनाडा से पुदुचेरी ये शामिल है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा 1095 किलोमीटर है। तो इसमें आपने नहर नदियाँ देख ली है, गोदावरी, कृष्णा और संबंधित नहरें यहाँ पर आपको पता रखी है। और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में ये फैला हुआ जलमार्ग हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 की बात करें तो ये ब्राह्मणी नदी पर है। कहाँ से कहाँ तक है, तलचर से धामरा ब्राह्मणी नदी पर। जियोन खाली से चार बटिया पूर्वी तट नहर पर है। चार बटिया से धामरा मट्टाई नदी पर है। और मंगलगढ़ी से पारादीप महानदी डेल्टा ये यहाँ से कनेक्ट करता है। और कौन सी नदी से होता हुआ आपने देखा। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 623 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
कहाँ से कहाँ तक वेरी इंपॉर्टेंट है, नदी इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मणी नदी है और मट्टाई महानदी, पूर्वी तट नहर इसमें शामिल है। अब बात करें अपन राष्ट्रीय जलमार्ग 6 की बराक नदी पर है। लखीमपुर से भंगा असम को कनेक्ट करता है, 121 किलोमीटर लंबा है राष्ट्रीय जलमार्ग 6, बराक नदी पर बना हुआ है। असम और मिजोरम के बीच यहाँ पर ये व्यापार के लिए बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित, देखिए 5 तो हो गए, बाकी यहाँ पर प्रस्तावित है। अन्य राष्ट्रीय जलमार्ग जैसे 106 नए राष्ट्रीय जलमार्ग जो विकसित किए जाने हैं, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट आप देखेंगे। नेशनल वाटरवे 16 बराक नदी पर है, असम में भारत और बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के तहत उपयोग होगा। नेशनल वाटरवे 110 यमुना नदी पर है, दिल्ली में सोनिया विहार से जगतपुर तक है। गोवा जलमार्ग मांडवी जुआरी नदियों पर है, और पूर्वी तट नहर महानदी डेल्टा, ये कुछ यहाँ पर। नौगम्य जलमार्ग की बात करें तो आपको बता रखा है टोटल 14,500 किलोमीटर है, जहाँ पर नौगम्य है, जो बोट हैं उसके लिए। नदियों की लंबाई यहाँ पर 17,980 किलोमीटर, कुल जलमार्गों के हिस्सों में इतनी नदियाँ हैं, जिसमें से 5200 किलोमीटर यांत्रिक नौकाओं के लिए उपयोगी है। नहर है बाकी आपके 5256 किलोमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर 2025 तक भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विकास करने के लिए लक्षित लंबाई कितनी है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क हेतु 2025 के लिए लक्षित लंबाई है 2 लाख किलोमीटर है। भारत सरकार विशेष रूप से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2025 तक राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवेज नेटवर्क को 2 लाख किलोमीटर तक विस्तारित करने का लक्ष्य रखा है। ये भारतमाला प्रोजेक्ट है और अन्य नेशनल हाईवेज विकास परियोजना के तहत प्रस्तावित है। वर्तमान में 2024 तक नेशनल हाईवेज नेटवर्क लगभग 1.46 लाख किलोमीटर, 2025 तक इसे 54,000 किलोमीटर और जोड़कर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य। भारतमाला परियोजना की बात करें वैसे 2015 में लॉन्च हुई थी, लेकिन इसका फर्स्ट जो चरण है वो आपकी 2017 में इसकी घोषणा हुई थी, और 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य था जो नहीं हो पाया था। और फर्स्ट फेज़ में आप बात करेंगे तो इसमें किलोमीटर 34,800 किलोमीटर शामिल थी, और 2 लाख किलोमीटर तक नेशनल हाईवेज़ को कंप्लीट करना था इसमें। अब अगला सवाल देखते हैं, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के समक्ष निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख चुनौती है। अंतर्देशीय जलमार्गों का जो विकास हो रहा है, 2016 में जो घोषणा हुई 111 टोटल आपके जलमार्ग होंगे, इसके लिए कौन सा चैलेंज है। तो इसमें आपका चैलेंज हो जाएगा पर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं का अभाव होना। विकल्प 2 करेक्ट है। भारत में जलमार्गों की बड़ी संभावना, लेकिन बुनियादी ढांचे की कमी, पोर्ट और टर्मिनल सुविधाओं का अभाव, ड्रेजिंग की आवश्यकता, ये सभी विकास की गति को धीमा करते हैं। तो टोटल 111 है, इनमें से कुछ आपकी नेशनल वाटरवेज आपको ऊपर ही डिटेल में बता रखे हैं, जो कि आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट होते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान में स्थित है। इनमें से आप देखेंगे आपको पूछा पश्चिमी तटीय मैदान में, तो पश्चिम साइड, इस साइड आपके कर्नाटक में ये बंदरगाह हो जाएगा, आपके पोर्ट हो जाएगा मंगलोर पोर्ट, कर्नाटक करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको पूर्व और पश्चिमी घाटों के बंदरगाहों के बारे में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर पश्चिमी घाटों के बंदरगाह की बात करें, जो इस साइड है आपकी लेफ्ट साइड है, पश्चिमी घाट आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों से होकर गुजरता है। इनके समीपवर्ती जो पश्चिमी तट पर निकट बंदरगाह हैं, जैसे यहाँ पर बात करें गुजरात में आपका आ जाएगा कंडला पोर्ट, कंडला बंदरगाह, कच्छ जिला गुजरात में, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट भी इसका नाम है, और कार्गो मात्रा के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, 1952 में स्थापित हुआ है, कंडला पोर्ट गुजरात में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जैसे आप नहवा शेवा पोर्ट भी कहते हो, ये नवी मुंबई महाराष्ट्र में है, ये भी आपका पश्चिमी तट का है। और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह 1989 में मुंबई बंदरगाह को डीकंजेक्ट करने के लिए स्थापित किया गया है। अब मुंबई बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। उसके बाद मोरमुगाओ बंदरगाह भी, ये भी पश्चिमी तट का है, गोवा में स्थित है मोरमुगाओ बंदरगाह। नया मंगलोर बंदरगाह, मंगलोर आपका कर्नाटक में है। कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि केरल में है। ये सभी पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। अब पूर्वी घाट के बंदरगाह की बात करेंगे, जो इस साइड है राइट साइड, तो पूर्वी घाट में आपका पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आ जाते हैं। तो इनके समीपवर्ती पूर्वी तट पर निम्नलिखित बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह और एकमात्र नदी आधारित बंदरगाह है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित है। और पारादीप बंदरगाह जो ऑप्शन में था, ये ओडिशा में है, पारादीप बंदरगाह हो जाएगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। तो ये आपके हैं पूर्वी तट के बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में, एनोर बंदरगाह भी तमिलनाडु में है। और तुत्तुकुड़ी बंदरगाह ये भी तमिलनाडु में, काकीनाडा बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है, मछलीपट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। अब अगला सवाल, इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित है। तो पश्चिमी साइड में है कोच्चिन, केरल वाला करेक्ट हो जाएगा। पारादीप, चेन्नई, विशाखापट्टनम है, ये सभी पूर्वी साइड के हैं। तो कोच्चिन बंदरगाह है, केरल में, अरब सागर के किनारे स्थित है।
अगला है कौन सा प्रमुख बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। पश्चिम का पूछा, कौन सा नहीं है। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश है पूर्वी तट का, बाकी कंडला गुजरात आपने देख लिया, मंगलोर देख लिया, आपका कर्नाटक में है, कोचीन केरल, ये सभी पश्चिमी तट के हैं। तो विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में पूर्वी तट का है। तो इस प्रकार आपने देखी ट्रांसपोर्ट भारत में परिवहन जो प्रणाली है उनसे ये टोटल 11 क्वेश्चन 47 सेट में पूछे गए हैं और डिटेल में हमने कवर किया है, ताकि आगामी अभी जो एग्जाम चल रहे हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के, उनके लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। आप इसकी पूरी ई बुक हमारी वेबसाइट से ले सकते हो, टॉप ट्रेंडिंग जीके.in वेबसाइट, या फिर ऐप इंस्टॉल करके भी ले सकते हो। पीडीएफ डाउनलोड कर देना, आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। जोडो ऐप में ओपन कर लेना, डायरेक्टली लिंक से भी वहाँ पर क्लिक हो जाता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।